नमस्कार दोस्तों। वर्ष 2024 के लिए यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 16 जून 2024 को संपन्न हो चुकी है और आज के इस लेक्चर में हम इतिहास तथा कला एवं संस्कृति खंड से यूपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का उत्तर एवं व्याख्या देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको हर बार की तरह ये बता दूं कि इस लेक्चर में मैंने प्रश्न पत्र 1 का सेट डी का प्रयोग किया है और फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि सेट का क्रमांक बदलने से यूपीएससी के जो प्रश्न होते हैं उनका क्रमांक भी बदल जाता है। मैं जिन क्रमांकों का यहाँ प्रयोग करूँगा वो क्रमांक सेट डी के अनुसार होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कला एवं संस्कृति और इतिहास में किन किन टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक बार प्रश्नों का ब्रेकअप हम देख लेते हैं। देखिए, मैं एक तरफ टॉपिक लिख दिया हूँ, एक तरफ प्रश्नों की संख्या लिख दिया हूँ। प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। आधुनिक भारत का इतिहास से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर खंड से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। मध्यकाल का इतिहास से 1 प्रश्न पूछा गया है और ऐसे ही स्वतंत्रता के बाद भारत का इतिहास से संबंधित 1 प्रश्न पूछा गया है और इस प्रकार कुल प्रश्नों की संख्या 12 हो जाती है। अर्थात वर्ष 2024 के यूपीएससी सिविल सेवा के प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास एवं कला एवं संस्कृति खंड से 12 प्रश्न पूछे गए हैं। अब ये टॉपिक वाइज ब्रेकअप देख लिए हम, तो एक एक प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं और हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया था। क्या कहा था? निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। पार्टियों से प्रश्न पूछा है, दल, और इधर बोला है उसके नेता। क्या इस दल के ये नेता थे? इस टाइप का मैच दी कॉलम टाइप का प्रश्न पूछा है कि कौन से सुमेलित हैं। पहला है भारतीय जनसंघ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देख लेते हैं। देखिए, भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ पार्टी, भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना 1951 में दिल्ली में की गई थी और इसके संस्थापक सदस्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऐसे ही आप सुने होंगे पंडित दीनदयाल जी को, तो पंडित दीनदयाल भी इसके संस्थापक सदस्य थे। और ऐसे ही एक बलराज मधोक नाम सुने हो अगर आप, तो बलराज मधोक भी इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। तो भारतीय जनसंघ, आज जो हमारी बीजेपी पार्टी आप देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी जो है, ऐसा कहा जाता है कि इसी भारतीय जनसंघ पार्टी से ही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अंत आके 1980 में या 80 के आसपास भारतीय जनता पार्टी बनी। तो इसका मतलब कि पहला तो मैच है, सुमेलित है। अब बात करते हैं दूसरा, सोशलिस्ट पार्टी, सी राजगोपालाचारी। इसको भी समझ लीजिए। सोशलिस्ट पार्टी नाम की बहुत सी पार्टियां भारत में हुई हैं, लेकिन जो मूल पार्टी सोशलिस्ट पार्टी है, यह है भारत के आज़ादी के जस्ट बाद बनी थी। और आप सोशलिस्ट पार्टी में देखेंगे तो संस्थापक सदस्यों में इसके रहे हैं कौन? आप देखेंगे जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश
नारायण इसके संस्थापक सदस्यों में रहे हैं। इसके संस्थापक सदस्यों में राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी, ऐसे ही आप देखेंगे आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव, नरेंद्र देव इत्यादि जैसे लोग इसके संस्थापक थे। लेकिन सी राजगोपालाचारी इसके सदस्य नहीं थे और इसलिए ये गलत हो जाता है। अगला है कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। देखिए 1977 में ये पार्टी बनी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी 1977 में बनी। आपको पता है कि आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, तो आपातकाल के दौरान कांग्रेस से ही कुछ सदस्य टूट गए, कांग्रेस से ही कुछ सदस्य टूटे। जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी आईएनसी, उससे टूटे, जिनमें एक प्रमुख थे जगजीवन राम जी, जगजीवन राम, ऐसे ही हेमवती नंदन बहुगुणा, नंदन बहुगुणा, ये लोग टूटकर, ऐसे ही एक सेतुपति करके थे नंदनी सेतुपति, तो ये लोग अलग होकर एक पार्टी बनाए जिसका नाम था क्या, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि आपातकाल के ये विरोध में पार्टी बनी थी 1977 में। अगली पार्टी है स्वतंत्र पार्टी। ये पहले भी पूछ चुका है यूपीएससी स्वतंत्र पार्टी के बारे में। स्वतंत्र पार्टी का यहाँ पे लिखा गया है क्या, आचार्य नरेंद्र देव। अच्छा, ये तो सही हो गया क्योंकि जगजीवन राम का नाम इसमें है। स्वतंत्र पार्टी आचार्य नरेंद्र देव। देखिए आचार्य नरेंद्र देव का भी मैंने कहाँ बताया कि सोशलिस्ट पार्टी में थे। और ये स्वतंत्र पार्टी की मैं अगर आपको बात बताऊं तो स्वतंत्र पार्टी 1959 में सी राजगोपालाचारी द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के सोशलिस्ट नीतियों के खिलाफ बनाई गई थी और ये एक उदारवादी पार्टी थी। तो सी राजगोपालाचारी इसको बनाए और ये 1974 तक पार्टी रही, उसके बाद ये पार्टी नहीं है। तो इसका मतलब कि ये भी गलत है। और इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है, जो भी मैंने यहाँ समझाया, तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं कि ये 2 सही हैं, 2 गलत हैं। उपयुक्त में से कितने सही सुमेलित हैं, केवल 2 सही सुमेलित हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का व्याख्या आपको एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेट डी में इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित अगला प्रश्न था 11वां। क्या बोल रहा है प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न था ये। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? थोड़ा समझ लीजिए पहले। आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, संविधान सभा की पहली बैठक हुई। और संविधान सभा की इस पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी सभापति चुना गया था, अस्थायी सभापति चुन लिया गया था, अस्थायी सभापति चुना गया था। और मात्र इसके 2 दिन बाद ही जो अगली बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, उस दिन 2 काम हुए। एक तो स्थायी सभापति और उपसभापति, यहाँ सभापति में लिख दूं, सभापति और स्थायी उपसभापति का चुनाव हुआ। उपसभापति को नियुक्त किया गया। स्थायी सभापति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपसभापति बनाए गए HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, HC मुखर्जी।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अस्थाई जो बनाए गए थे पहली बैठक में, वो कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। और यहाँ पे आंसर में देखिए क्या है, सच्चिदानंद सिन्हा डी पर है, इसलिए डी इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं मैं कि आप इस प्रश्न की व्याख्या भी भली भांति समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। और आपको अगर पढ़ना है, सोर्स जानना है कि आखिर में कहाँ से ये प्रश्न पूछा गया, कहाँ इसका आंसर सही तरीके से मिल जाएगा, तो आप राउज आईएएस के कंपस वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पर आपको हर एक प्रश्न की व्याख्या बहुत अच्छे से दी गई है, देख सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था जो सेट डी में 12वें नंबर पे था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको पता है कि जो वर्तमान में हमारा संविधान है उसका बहुत बड़ा हिस्सा इसी अधिनियम से लिया गया है। तो क्या था, हालांकि ये अधिनियम कभी लागू नहीं हो पाया था, आपको पता है। देखिए, इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ बना, फेडरेशन, अभी हम यूनियन लिखते हैं इंग्लिश में, उस समय फेडरेशन बनाया जा रहा था, तो फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया। एकदम सही बात है ये। दूसरी बात, रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया। ये एकदम गलत क्वेश्चन है, सॉरी गलत कथन है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेज कभी भी रक्षा और विदेश संबंधी मामले राज्य या फेडरेशन में नहीं रखना चाहते थे, और इसलिए ये गवर्नर जनरल जो उस समय हुआ करता था, या आप बोल सकते हैं कि जो सचिव हुआ करता था, उसके पास ये चीज़ें थीं, वायसराय के पास रहती थीं। और 3 सूची यहाँ भी बनाई गई थी, जो 3 सूची आप पॉलिटी का मैंने व्याख्या किया है, वहाँ जाकर देखेंगे तो 3 सूची, लेकिन फेडरल यहाँ था, यूनियन नहीं था। संघ सूची इसमें बनाई गई थी, इसमें राज्य सूची, जिसको इंग्लिश में प्रोविंशियल लिस्ट बोलते हैं, और एक कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची बनाई गई थी। तो ये जो मुद्दे थे, इस पर जो गवर्नर जनरल, या आप बोल सकते हैं कि जो वायसराय था, उसका डिस्क्रिप्शन था, तो इसलिए ये गलत है। इसका सही आंसर एक सही है, एक गलत है। तो सही आंसर क्या होगा, सही बताना है तो केवल एक ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन था, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सेट डी का प्रश्न नंबर 13, और ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना है। भास आपको पता है कि एक बहुत बड़े नाटककार थे, संस्कृत भाषा में नाटक लिखते थे, और ये कालिदास से भी पहले के माने जाते हैं, कालिदास से पहले के नाटककार माने जाते हैं। तो काव्यालंकार, काव्यालंकार को आचार्य भामह ने लिखा है, तो ये काम का नहीं है। नाट्य शास्त्र पे अगर जाएंगे तो आप पढ़े ही हैं, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं कि नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखा गया है। महाभाष्य से आप देखेंगे तो आचार्य पतंजलि ने इसको लिखा है, आचार्य पतंजलि ने इसको लिखा है। तो बच क्या गया, मध्यम व्यायोग, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, भास के द्वारा। इसी मध्यम व्यायोग में घटोत्कच और भीम की कहानी है। घटोत्कच जो भीम की पत्नी हिडिंबा का पुत्र था, राक्षस बोला जाता था, राक्षस था, और भीम आपको पता ही है पांडवों के जो दूसरे नंबर के सदस्य थे, पांडवों के थे। तो पांडव और भीम और उनके बेटे के बीच की, और फिर एक पंडित वगैरह की ऐसे कहानी है। तो ये मध्यम व्यायोग भास द्वारा लिखी गई एक बहुत ही अच्छा नाटक है। तो इसको आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर इतनी चीज़ें फैक्ट नहीं याद हैं तो अपने आप में काफ़ी टफ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सेट डी में प्रश्न नंबर 14 था। प्रश्न क्या है, संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु, संघभूति व्यक्ति का नाम है, वो एक भारतीय बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की है।
और निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक हैं, किस पर लिखे थे वो। तो ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म से संबंधित ही कहीं ना कहीं ये सारा ग्रंथ है, सारी चीजें हैं। लेकिन सर्वास्तिवाद विनय जो है ये लिखा गया था किसके द्वारा, संघभूति के द्वारा। तो ये भी अपेक्षाकृत टफ क्वेश्चन माना जाएगा। अगर इतनी फैक्ट, इतनी बातें याद नहीं हैं तो फिर ये क्वेश्चन टफ हो जाता है, क्योंकि अगर याद है तो ठीक है, याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते इस प्रश्न में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यूनेस्को से पूछा है, आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है। यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। करते हैं। शांति निकेतन, रानी की वाव जो गुजरात में है, पाटन, होयसला के पवित्र मंदिर समूह, बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर। बोल रहा है कि उपयुक्त में से कितनी संपत्तियों को वर्ष 2023 में शामिल किया गया है। तो वर्ष 2023 में किनको शामिल किया गया है ये आपको बताना है, मतलब करंट अफेयर्स से प्रश्न है। शांति निकेतन और होयसला के पवित्र मंदिर समूह को 2023 में शामिल किया गया था, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तो। रानी की वाव को 2014 में शामिल किया गया था, और बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर को वर्ष 2002 में शामिल किया गया था यूनेस्को में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 2023 में केवल शांति निकेतन जो बंगाल में है और होयसला के पवित्र मंदिर समूह को शामिल किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2B इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर कट समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। क्या बोल रहा है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता था। आपको पता है कि गौतम बुद्ध का कई नाम हैं, ऐसे ही महावीर स्वामी के भी कई नाम हैं। तो यहाँ आपको बताना है कि गौतम बुद्ध को किस और नाम से जाना जाता था। सबसे पहले बात करते हैं न्यायपुत्र के बारे में। न्यायपुत्र भी बोलते हैं। तो न्यायपुत्र किसको बोला जाता था, महावीर स्वामी को। महावीर को आप देखेंगे तो इनको अलग अलग नामों से, मुनि के नाम से इनको बुलाया जाता है, इन्हीं को भगवान के नाम से भी बुलाया जाता है, भगवान महावीर। तो ऐसे इनके नाम थे और इसी में एक नाम इनका था क्या, न्यायपुत्र। अगला शाक्य मुनि। शाक्य मुनि किसको बुलाया जाता था, गौतम बुद्ध को। तो ये गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध का ही ये नाम है। ऐसे ही तथागत, ये भी गौतम बुद्ध को यही नाम दिया जाता था। इसके अलावा अंगिरस, ऐसे कई और भी नाम हैं जिन नामों से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। यहाँ प्रश्न गौतम बुद्ध से पूछा है और गौतम बुद्ध से ये दोनों ही सही हैं, इसलिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है हमको। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3, अर्थात B इसका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न नंबर 35 था सेट डी में, और ये क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। पुरातात्विक स्थल दिया है, राज्य दिया है और विवरण दिया है, उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताया है। तो क्या हो जाएगा, चंद्रकेतुगढ़ ओडिशा व्यापार बंदरगाह शहर। तो ये बात तो सही है, लेकिन ये ओडिशा में नहीं है, ये है पश्चिम बंगाल में। ये है कहाँ, पश्चिम बंगाल में। तो ये बात गड़बड़ हो गई। अपेक्षाकृत टफ था, ये काफी कठिन प्रश्न था। इनाम गांव मेरे हिसाब से काफी टफ क्वेश्चन था ये। इनाम गांव महाराष्ट्र में है, सही है। और ताम्रपाषाण स्थल है, ये भी सही है। मंगड़ू केरल में है, सही है। महापाषाण स्थल है, ये भी सही है। अगला है सालीहुंडम। सालीहुंडम आंध्र प्रदेश में, डेफिनेटली आंध्र प्रदेश में है। शैलकृत गुफा मंदिर नहीं है, ये शैलकृत गुफा मंदिर नहीं है, बल्कि ये क्या है,
ये ईंटों का बना, ईंटों से बना बौद्ध स्तूप है। ईंटों से बना बौद्ध स्तूप है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना माइनर सी गलतियां कराया है। अगर केवल ये देखें तो सही लगेगा, ये नहीं पता है तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए टफ क्वेश्चन होगा, काफी ये कठिन क्वेश्चन है। उपर्युक्त में से कौन सी पंक्तियों में दी गई सूचना सही सुमेलित है? तो देखिए, एक तो ये पहला वाला गलत हो गया और एक लास्ट वाला गलत हो गया। तो पहला और लास्ट गलत हो गया, तो 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है, मतलब कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये भी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। और ये क्या बोल रहा है कि मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी? ऑप्शन दिया है कृष्णदेवराय, नरसिम्हा सालू, मोहम्मद शाह तृतीय, यूसुफ आदिल शाह। थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, पुर्तगाली और जो हमारा यहाँ पे है कृष्ण देव राय, इनके बीच में एक संधि हुई। इनके बीच में एक संधि हुई और ये संधि कब हुई? 1510 में, 1510 ईस्वी में। और इसके माध्यम से कृष्णदेव राय के द्वारा पुर्तगाली गवर्नर था जिसका नाम था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क, इस अल्बुकर्क को क्या बोल दिया गया था कि भटकल में आप एक किला बना सकते हो। भटकल में किला बनाने की अनुमति दे दी गई थी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। क्योंकि कृष्णदेव राय ने पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के साथ 1510 में एक संधि किया और उस संधि के माध्यम से भटकल में किला बनाने की अनुमति दी थी। तो ये इसका सही आंसर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। ये बोल रहा है कि कार्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले तो ध्यान में रख लीजिए कि कार्नवालिस का जो कार्यकाल रहा है भारत में गवर्नर जनरल के रूप में, वो कब रहा है? 1786 से 1793 ईस्वी तक। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सेकेंड टर्म में फिर ये आया है 1805 में, लेकिन तब कुछ कर नहीं पाया और उसकी डेथ हो गई यहीं पर। बढ़ते हैं आगे। राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। पहली बात कि कार्नवालिस के समय में ये बंदोबस्त आया ही नहीं था। और दूसरी बात कि रैयतवाड़ी अगर थी भी तो उसमें आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट नहीं दी जाती थी। दोनों तरीके से गलत है ये। एक तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त में आपदा या फसल खराब होने पर भी कर देना ही पड़ता था, कर देने से कोई छूट नहीं दी जाती थी। और दूसरा, ये कार्नवालिस के समय में हुआ ही नहीं है रैयतवाड़ी व्यवस्था। दूसरा क्या है कि बंगाल स्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता था तो उसकी जमींदारी को हटा दिया जाता था या नीलाम कर दिया जाता था। तो ये बात एकदम सही है, कार्नवालिस के समय पर ही ये हुआ है। 1793 में हुआ था। 1794 में आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि 1794 से लागू हुआ है, लेकिन ये हुआ है कार्नवालिस के समय में 1793 में। सनसेट क्लॉज भी इसको हम बोलते हैं, सूर्यास्त के नियम, कि अगर कोई जमींदार पैसा या अपना लगान नहीं दे पा रहा है तो उसको जमींदारी से हटाकर किसी अन्य को जमींदारी दे दी जाती थी। तो ये बहुत ही अच्छा लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन था। इसको आप आसानी से एक बार देख लीजिए और फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न 38 नंबर का था और ये 38 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है
कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? उपनिषदों में कोई नीति कथा, या इंग्लिश में पैरेबल बोलते हैं, पैरेबल नहीं है। देखिए, उपनिषद में एक उपनिषद होता है कठोपनिषद। कठोपनिषद का नाम सुने होंगे, और इसमें कथा तो है ही, नीति कथा है इसमें, तो यही ये गलत हो जाता है। इसमें नीति कथा है, और नीति कथा सुने ही होंगे आप, यम और नचिकेता की कहानी। यम और नचिकेता की कहानी आप सुने होंगे, तो डेफिनेटली नीति कथा तो है इसमें, लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। बहुत आसानी से ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब अगली बात है कि उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी। अब ध्यान से देखो, उपनिषद की रचना कब हुई है? उपनिषद की रचना कब हुई है? तो ये उत्तर वैदिक काल में हुई है। ये हुई है उत्तर वैदिक काल में। और ऐसे ही अगर आप देखेंगे, जो पुराण हैं, ये पुराण का अंतिम रूप से संकलन, अगर इनका आप अंतिम रूप से संकलन देखेंगे, तो इसका अंतिम रूप से संकलन कब हुआ है? गुप्त काल में। जो गुप्त काल था, उस गुप्त काल में इसका अंतिम रूप से संकलन हुआ है। मतलब ये पहले हुआ है और ये बाद में हुआ है, क्लियर है। और यही बात वो बोल रहा है कि उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी। सही है, तो केवल 2 सही है, बी इसका सही आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि 38 का सही आंसर बी है, केवल 2। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग अंतिम क्वेश्चन पर, जो इतिहास और कला संस्कृति खंड से पूछा गया था। उसका लास्ट प्रश्न है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश था? नवीनतम मतलब अभी अभी सबसे लास्ट में, इसमें सबसे लास्ट में किसको समावेश किया गया है? देखते हैं। कुंभ मेला 2017। 2017, अगर 2017 के बाद कोई नहीं हुआ होगा तो ये आंसर होगा, लेकिन अभी 2017। दुर्गा पूजा 2021। छऊ नृत्य या छाऊ नृत्य, नृत्य डांस है ये, तो छऊ नृत्य कब किया गया है? 2010 में। और गरबा कब किया गया है? 2023 में। तो आप आराम से आंसर बता सकते हैं कि सबसे लास्ट में किसको शामिल किया गया है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में? गरबा नृत्य को किया गया है। इसका मतलब कि गरबा नृत्य, गरबा डांस सबसे लास्ट में जोड़ा गया है, और यही हमारा सही आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी प्रश्न इतिहास एवं कला एवं संस्कृति खंड से आए हैं, उनका हमने उत्तर और व्याख्या देख लिया। आप अगर पेपर दिए हों तो अपने आंसर को मिला सकते हैं। पढ़ाई करते रहिए, और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे वेबसाइट पर जाइए। राउज आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल से भी जुड़े रहिए। हिंदी में आपको बहुत से कंटेंट मिलेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। धन्यवाद।